नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। बड़े पैमाने पर पुलिस बल में सुधार योजना एमपीएफ को जारी रखने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025-26 तक 5 साल के लिए 26,275 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि योजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों व नक्सली इलाकों में सुरक्षा संबंधी खर्च, नई बटालियनों का गठन, हाईटेक फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विकास और जांच की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। बयान के मुताबिक उपरोक्त मंजूरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण व कामकाज में सुधार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे बढ़ाती है। इस योजना में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रावधान किया गया है। देश में मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था का विकास करके मादक द्रव्यों के नियंत्रण और आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सहायता भी प्रदान की जाएगी। उधर हिजाब विवाद के कारण राज्य भर में 10वीं कक्षा तक के हाई स्कूल फिर से खुलने से एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को विश्वास व्यक्त किया कि शांति और सामान्य स्थिति बनी रहेगी। कोविड अपडेट। पिछले 24 घंटों में 44,877 नए मामले सामने आए। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,37,045 है। साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.46% है। चुनाव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप और कटाक्षों का सिलसिला जारी है। यूपी के सियासी पारे को कर्नाटक का हिजाब विवाद और बढ़ाता जा रहा है। यहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही एएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनकर कॉलेज जाने का समर्थन करते हुए हिजाबी के प्रधानमंत्री बनने का ट्वीट किया, तो उस पर जबरदस्त पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर करारा प्रहार किया। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए चेतावनी दी। लिखा, गजवाइन का सपना देखने वालों, तालिबान सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। उधर लुधियाना और पटियाला में भाजपा की जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार दोपहर अमृतसर पहुंचे। यहां रंजीत एवेन्यू में बड़ी संख्या में भाजपा वर्करों और जिले के 11 विधानसभा हलकों के भाजपा प्रत्याशियों की मौजूदगी में उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू का विकेट गिर जाएगा। अमृतसर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू की जीत के साथ ही नशा मुक्त पंजाब का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शाह ने अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया। गृहमंत्री ने कहा कि अकाली दल, कांग्रेस और आप अच्छे शासन की बात कर रहे हैं। पंजाब ने सबका हाल देखा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवा दिए। केजरीवाल जवाब दें, 2 बार सरकार बनने पर एक भी पंजाब को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। भाजपा ने 11 सूत्रों पर नया पंजाब बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में पहली बार सरकार बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब का भला चाहते हैं, वे सुरक्षित और नशा मुक्त पंजाब चाहते हैं। इसलिए पंजाब में ऐसी सरकार चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। पंजाब को एनडीए सरकार ही सुरक्षित कर सकती है। हमारे घोषणा पत्र में भी यही लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान एवं दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ शनिवार को हवाई में बैठक कर परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के कारण पैदा हुए खतरे पर चर्चा की। ब्लिंकन ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर कोरिया उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है और तीनों देशों ने हालिया मिसाइल परीक्षण की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग हुइंग के साथ बातचीत के बाद ब्लिंकन ने कहा, हम अपने दृष्टिकोण में अपने दृढ़ संकल्प में पूरी तरह से एकजुट हैं। तीनों विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर उत्तर कोरिया से बातचीत में शामिल होने और अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बंद करने का आह्वान किया है। अर्थ जगत से सेबी ने एनएसई और उसके 2 पूर्व सीईओ पर लगाया है जुर्माना। अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर रहा है। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए, एनएसई रवि नारायण और आनंद सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन्हें 45
दिनों की अवधि के भीतर अपने संबंधित जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। इन पर वरिष्ठ स्तर पर भर्ती में चूक करने को लेकर कार्रवाई की गई है। बाजार नियामक ने पाया कि एनएसई और उसके शीर्ष अधिकारियों ने समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति से संबंधित प्रतिभूति अनुबंध नियमों का उल्लंघन किया है। खेल जगत से दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 2 दिवसीय मेगा ऑक्शन का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु में इसका आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन लियम लिविंगस्टोन काफ़ी महंगे बिके। ओडियन स्मिथ को भी अच्छी खासी रकम मिली। राज बावा और राजवर्धन हंगरगेकर जैसे अंडर 19 के खिलाड़ियों के लिए भी करोड़ों में बोली लगी। तिलक वर्मा और महिपाल लमरोर भी करोड़पति बने। इधर ईशांत शर्मा, इयोन मॉर्गन, लुंगी नगीदी, तबरेज शम्सी, एरन फिंच और क्लूटन नाइल जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। गुड टू नो में आज रेडियो की बातें करते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस बार के लिए थीम रखी गई है एवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है। ये रेडियो के लचीलेपन और स्थिरता को दर्शाता है। अगर हम रेडियो के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत, इसका आविष्कार ग्यूलियमो मार्कोनी ने किया था। भारत में सन 1927 में मुंबई और कोलकाता के बीच में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी और 8 जून 1936 के बाद पूरे देश में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। कनाडा के वैज्ञानिक रेनाल्ड फ्रेडरिसन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण कर दिया था। भारत की बात की जाए तो यहाँ वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी काफ़ी अहम रहा। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 में विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इस दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है। इसी दिन वर्ष 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।